अगर आपको नहीं पता है तो मे बी यू आर नॉट अ वेरी गुड माँ। एक जीन है जो कि शायद आगे चल के बच्चा डायबिटिक होने के जिसके चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अगर बच्चा मूवमेंट फ्री कर रहा है तो उसका ब्रेन डेवलप हो रहा है। बेबी वॉकर्स का यूज़ नहीं करना चाहिए। आप एक दिन सुबह उठे और आप देखें कि सारे फर्नीचर का साइज 5 गुना हो गया। कहते हैं कि हम फ्यूचर जनरेशन के लिए बना रहे हैं, लेकिन बनाते अपने लिए, अपने हिसाब से बनाते। मेरे को टीवी देखने का कभी मन ही नहीं करता। एग्जैक्टली। एक पेरेंट नहीं, पहले पूरी फैमिली में एक जना वर्किंग होता था। एक तो ये तरीका हुआ कि आंख मूंद लें तो सब सही है। बिल्ली नहीं दिखी। हाँ, बिल्ली नहीं दिखे। हेलो गाइस, तो आपका स्वागत है हमारे नए पॉडकास्ट में, जहां हमारे साथ है नेस्टोलॉजी के दोनों फाउंडर अशाय एंड वर्तिका। सो जानेंगे नेस्टोलॉजी के बारे में, कैसे ये वर्क करता है, ये कैसे इस स्पेस में आए और क्या हमें इसकी ज़रूरत है। तो वेलकम गाइस टू आवर पॉडकास्ट। थैंक यू। सबसे पहले बताइए कि आप इस स्पेस में कैसे एंटर करें, क्या रीज़न था, कौन से एक वो पॉइंट था कि हाँ अब हमें इस स्पेस में घुस जाना चाहिए। सबसे बड़ा रीज़न ये था कि जब अपनी पेरेंटिंग जर्नी शुरू हुई, जब अपनी मदरहुड जर्नी शुरू हुई, तो ये रीज़न रहा कि दुनिया की सबसे बढ़िया पढ़ाई करके, दुनिया के सबसे बढ़िया इंस्टीट्यूशंस में काम करके, व्हेन इट कम्स टू लाइक रेजिंग अ न्यू लाइफ, रियली में कुछ नहीं पता है इसके बारे में, है ना। और मतलब एक छोटा सा भी काम होता है, आप कुछ भी बनाते हैं, कोई प्रोडक्ट बनाते हैं या कोई आप एक प्रेजेंटेशन बनाते हैं या कुछ भी आप तैयारी प्रोफेशनली करते हैं, तो उसके लिए कुछ तो पढ़ते हैं ना। मतलब कहीं से तो आपको लगता है कि अरे पहले ट्रेनिंग होनी चाहिए और फिर आप काम वो करेंगे। मतलब एक नए ऑर्गेनाइजेशन को चेंज भी करते हैं तो उसका ओरिएंटेशन पहले होता है और बाद में आप वहाँ पे काम शुरू करते हैं। या तो कोई ओरिएंटेशन ही नहीं है, आप सीधा आप सीधा जो है दुनिया की सबसे टफ और सबसे रिस्पॉन्सिबल जॉब में एंटर कर रहे हैं, जो कि रेजिंग अ न्यू लाइफ है, राइट। तो एक तो ये सबसे बड़ा ट्रिगर पॉइंट था कि वी वर स्ट्रगलिंग फ्रॉम आवर ओन एक्सपीरियंसेस कि भाई मतलब आई वाज वर्किंग 8th मंथ तक और उसके बाद में 9 मंथ में मेडिकल इश्यूज़ एंड देन खुद का हेल्थ एंड बॉडी में इंसान घिर जाता है एंड देन स्ट्रेट फॉरवर्डली लगता है कि अरे यार अब तो कुछ पता ही नहीं है कि कैसे करना है, क्या करना है। आइडिया किसका था इसके पीछे? मेरा आइडिया ये था कि मैं पढ़ लूँ और मुझे इतना पता चल जाए कि आई वॉन्ट टू डू द बेस्ट फॉर माई ओन चाइल्ड, बट टू क्रिएट दिस एज अ बिजनेस, टू रियली लाइक यू नो डू द मार्केट रिसर्च एंड एवरीथिंग एंड फाइंड आउट कि इट्स सच अ बिग गैप इन इंडिया। दैट वॉज आशिया's आइडिया। ओके, तो इससे पहले आप लोग क्या कर रहे थे, कहाँ से आपकी जर्नी स्टार्ट हुई, फिर कैसे मतलब ये सब हुआ? इससे पहले आई वॉज वर्किंग विद अ मीडिया कंपनी, एक्चुअली वर्कड एज अ जर्नलिस्ट मोस्ट लाइक all my life, around like 15-17 years. I work with All India Radio, I work with BBC, I work with India Today, and I work with NDTV. कि मतलब इतने होशियार लोगों को भी इतनी बड़ी जर्नी में डिफिकल्टीज आ जाती हैं। बहुत रेजिंग अ चाइल्ड इज हार्डर देन going to interview for BBC. It's not about harder. बहुत difficult. It's not about harder or simpler. It's about how much you know or how much you understand. आप पॉडकास्ट कर रहे हो, राइट? आपने कुछ तो समझा होगा कि ये माइक कैसे काम करेगा, ये कैमरा कैसे काम करेगा, मुझे क्या बोलना है, कुछ तो प्रैक्टिस करी होगी, उस तक कहीं से कुछ ट्रेनिंग भी ली होगी, जो भी है, राइट। बट यहाँ पे तो ये जस्ट यू नो जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम पेरेंट्स जस्ट जंप इनटू दैट जॉब, लेट्स से जॉब सो टू स्पीक, without any understanding, any training, any knowledge. So it is not about it being hard or difficult, you know, easy. It's about once you know what you're doing, it becomes so much easy. That is the point, I guess, that लोगों को समझने की ज़रूरत है इस you know before they jump into this, that what raising a child means, what a child is. Because generally आजकल तो पहले तो फिर भी क्या होता था कि जॉइंट फैमिलीज में होते थे, तो पहले भतीजे भतीजी भांजा भांजी दादा दादी सब आते थे। हाँ, आते थे। और नहीं, अगर आप भी हो तो पहले आपके मतलब भतीजे भतीजी या इस तरह से होते थे, तो उसमें भी आप चलो थोड़ा बहुत एक वो एब्जॉर्ब करते थे आप उस नॉलेज को, लेट्स से। अब वो भी नहीं है, जॉइंट फैमिली भी नहीं है, आप मोस्टली कॉलेज से ही बच्चे घर से बाहर चले जाते हैं, फिर वहीं से कहीं और जॉब कर रहे होते हैं,
तो उनके लिए ये पूरा एकदम ही नया सेटअप होता है, राइट. हैविंग अ चाइल्ड एट देयर होम इज समथिंग कंप्लीटली न्यू टू देम, राइट. एंड दे हैव नो आइडिया व्हाट टू डू. सो दैट इज द चैलेंज, दैट नॉट हैविंग द राइट अंडरस्टैंडिंग अबाउट, गाइडेंस नहीं होती है. हाँ, गाइडेंस नहीं होती और अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, दोनों ही बात मैं कहूँगा. मतलब एक तरफ तो आप खुद के अपने आइडेंटिटी क्राइसिस से गुजर रहे हो, खुद का नहीं पता और एक और बच्चा आ गया है. नहीं, एक तरफ तो अपना it's such a big shift in your own understanding of yourself कि अरे you have just become a mother or you have just become a father. वो रोल में इंसान को खुद को एक्सेप्ट करना अपने आप को, और वो रोल में इंसान को रम जाना और उसके अकॉर्डिंगली बेस्ट कर पाना, ये बहुत बहुत लगता है सुनने में आसान, लेकिन मतलब साइकोलॉजिकली भी अगर बात की जाए तो इट्स नॉट दैट सिंपल. ऐसे टाइम पे यू हैव अ वेरी फ्रेजाइल लाइफ ऑन योर डिस्पोजल, जिसका अभी इस दुनिया में अभी जो है कि आना हुआ है, और द चाइल्ड, दैट लाइफ टोटली डिपेंड्स ऑन यू, राइट, फॉर एवरीथिंग. एंड दैट्स सच अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी. मैं कहूँगी मैं ही नहीं, अभी जितने भी नए पेरेंट्स हैं मैं सबका यही देख रही हूँ कि एवरीबडी वांट्स टू डू देयर बेस्ट. मतलब अभी लोगों का शायद इस तरीके का एक नेचर भी है कि या तो लोग कुछ करते नहीं हैं, करते हैं तो वो अपना बेस्ट करना चाहते हैं, राइट. और मुझे लगता है पेरेंटिंग में भी हर कोई यही चाहता है. पेरेंटिंग में मेरे को ऐसा लगता है कि पेरेंट्स यही चाहते हैं कि वो अपने बच्चे को बेस्ट टू बेस्ट दें. स्पेशली अगर मैं इंडियन सोसाइटी में कहूँ, ये काफ़ी समय से हमारे भी जो पेरेंट्स थे उन्होंने भी हमें अपना बेस्ट देने की कोशिश करी, उस समय के हिसाब से, उस कल्चर के हिसाब से, या फिर उस जो हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन थी हमारी कंट्री की, हमारी सोसाइटी की, उसके हिसाब से उन्होंने बेस्ट करने की कोशिश करी है. और हमने वही वैल्यूज़ कहीं ना कहीं अब्जॉर्व किए हैं. तो कहीं ना कहीं कल्चरली एज एन इंडियन society we are that way very child oriented, that we want that the next generation should do should get the better opportunities, better environment. So just culturally, intentionally we are there. But the gap that I see is that while we have the best intention, that how part, what is clear, why is clear, the how part can be done better. और उसका reason ये है, while culturally again we have a lot of good value system, there's no doubt about it. But over the last 5-6 decades, even almost a century, I would say, so much of research has happened on brain science, on psychology, right? Also on pedagogy that we use as a word, which is basically that how the education should be delivered. So ये सारी जो इतनी researches हुई हैं, वहाँ पे तो हमने कुछ नया सीखा होगा as a human society, as a human civilization. कुछ तो नया सीखा होगा वहाँ पे भी, इतनी रिसर्च हुई है. तो अब उसको कैसे एब्जॉर्ब करें? यहाँ दो रास्ते हैं. या तो हम कहें नहीं भी हम जैसा करते आ रहे हैं, हमारा ट्रेडिशनल पेरेंटिंग ही सही है, सब बढ़िया है, हमें सब पता है और हमें कुछ समझने की जरूरत नहीं. ये तो एक तो ये तरीका हुआ कि आंख मूंद लें तो सब सही है, बिल्ली नहीं दिखेगी. हाँ, बिल्ली नहीं दिखेगी. एक तो वो तरीका. दूसरा है टू बी फर्स्ट अवेयर दैट यस देयर कैन बी सर्टेन गैप्स दैट वी आर नॉट अवेयर ऑफ एज अ सोसाइटी, एज अ पर्सन, एज अ फैमिली, एंड हाउ वी कैन एब्जॉर्ब दैट नॉलेज एंड हाउ वी कैन डू बेटर एज फॉर द नेक्स्ट जनरेशन. हमारे पेरेंट्स ने हमारे लिए बहुत अच्छा किया. अब जो नई इन्फॉर्मेशन है, नई इकॉनमी, नया इंफॉर्मेशन एज है और जो नई रिसर्चेस हैं, इन सब का हम कैसे फ़ायदा उठाएं. हमारे पेरेंट्स के समय तो शायद एक किताब भी नहीं हुआ करती होगी इन सब चीज़ों पे. लेकिन हमारे पेरेंट्स के समय इतने डिस्ट्रैक्शंस भी नहीं थे. हमारे पेरेंट्स के समय शायद लाइफ इतनी फास्ट भी नहीं थी, तो उन्हें बहुत सारा टाइम था, हमें देने के लिए बहुत सारा टाइम था, बच्चों को ऑब्जर्व करने के लिए बहुत सारा टाइम था. टाइम भी नहीं है. तो अब टाइम भी नहीं है, न्यूक्लियर फैमिली हो गई है, छोटी फैमिलीज हो गई है, घर छोटे हो गए हैं, हमारे पास बड़ा खेलने की जगह थी वो नहीं है, बच्चे कई बार नीचे नहीं जा सकते हैं फॉर वेरियस रीजंस, कोई उनको नीचे ले जाने वाला नहीं है, आप हस्बैंड वाइफ दोनों बिजी हैं. इतना कुछ चेंज हुआ है सोसाइटी में, और कहीं ना कहीं एक कंपटीशन भी बढ़ा है, या फिर एक कहा जाए कि जो एक रेस है, आज की डेट रेस है, राइट. तो अगर आप बच्चे, और वो बच्चा उस रेस में अगर कहीं ना कहीं जाएगा आगे जाके, आप उसको पुश देना चाहोगे, preparing for the race, but it's about giving them the right opportunity since beginning. वो देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. और because of, as I said, because of so much changes in our society, nuclear family, smaller houses, husband wife. आपकी बात को सुन के मेरे को अभी वो बात याद आई. मैं जैसे जहाँ पे मैं पैदा हुआ था, मैं अपने मम्मी पापा से ज़्यादा अपनी ताई जी, ताऊ जी, इन सब के साथ रहता था, तो मैं कभी अकेला फील नहीं करता था. मेरे बड़े भाई होते थे,
मेरी बड़ी बहनें होती थी तो मैं उनके साथ, मेरे को टीवी देखने का कभी मन ही नहीं करता। एग्जैक्टली आज के दिन में जो बच्चे 6 महीने पे या इवन पैदा होते ही शायद जो आजकल एक स्क्रीन एडिक्शन में जा रहे हैं, उसका चलो एक रीज़न तो ये है कि पहली बात हमारे यहाँ स्क्रीन मोबाइल्स आए, पिछली जनरेशन में नहीं थे। जब हम बड़े हुए तो नहीं थे। पहली बात तुम्हारे तो टीवी भी किसी के घर में हुआ करती होगी, किसी घर में ब्लैक एंड वाइट थी, किसी घर में कलर थी, यू नो ऑल ऑफ दैट, लेट्स से, राइट। तो एक तो एक्सेसिबिलिटी बढ़ गई, दूसरा एडल्ट्स के पास समय कम हो गया, दूसरा एडल्ट्स ही कम हो गए फैमिलीज में, राइट। तो ये सब हो गया, तो इसके कारण बच्चा पहले एक पेरेंट वर्किंग होता था, एक घर रहता था, अब सब वर्किंग है और ये बहुत हार्ड होता जा रहा है। एक पेरेंट नहीं, पहले पूरी फैमिली में एक जना वर्किंग होता था, रिमेम्बर? और पूरी फैमिली पीछे जो है बच्चे को संभाल रही होती थी। स्क्रीन टाइम मेरे को याद है, हम बचपन से टीवी देखते आ रहे हैं, मैं बहुत वैसा गीक और नर्ड टाइप का आदमी रहा हूँ। 15 मिनट 20 मिनट्स का टाइम होता था कि एक शो आता था कि बस यही देखोगे, बस ये शो देखने को मिल गया काफ़ी है। मैं अपने घर के बच्चों को देखता हूँ, वो छोटा हाथी मोटा, हम दोनों बात भी कर रहे थे, हमारा जो वो हुआ था पॉडकास्ट, हमने उसमें भी डिस्कस करा था, अगर आप यूट्यूब पे भी जाओगे तो व्यूज में सबसे ऊपर यही होते हैं जो चिल्ड्रन सॉन्ग्स होते हैं। यस, क्यों होते हैं? क्योंकि वो पूरे दिन बच्चे क्योंकि पूरे दिन बच्चे उनको देखते, क्यों देखते हैं? आज की जो अर्बन हाउसेस हैं उनमें बच्चों को इंगेज होने के लिए बहुत कम अपॉर्चुनिटीज। हुआ क्या, जब हम घर बनाते हैं तो हम घर किसके लिए बनाते हैं? हम घर फ्यूचर जनरेशन के लिए नहीं, तो हम कहते हैं कि हम फ्यूचर जनरेशन के लिए बना रहे हैं, लेकिन बनाते अपने लिए, अपने हिसाब से बनाते हैं। जब हम बना रहे होते हैं तो उस समय तो ज़्यादातर कोई बच्चा होता भी नहीं है, लेट्स से, ठीक है। तो हमने अपने हिसाब से बनाया, एज अ यंग कपल या जो भी हमने उसका, फिर बच्चा आया, लेट्स से, राइट। अब जब बच्चा आया तो घर तो बना हुआ है, जो भी है फर्नीचर तो आए हुए हैं, सब कुछ तो सेट है, जो है आपका जो वॉश बेसिन है वो सेट है, आपका किचन सेट है, आपका स्लीपिंग एरिया। अब बच्चे को मोल्ड होना है, अब बच्चे को मोल्ड होना है उसमें। लेकिन एक बात बताइए, जो बच्चा जो खुद ही जब पैदा होता है तो शायद कितना छोटा सा होता है, एक्सपेक्टेशन है कि वो घर में मोल्ड हो जाए। अब अगर मैं आपसे ये उम्मीद करूँ कि आप एक दिन सुबह उठें और आप देखें कि सारे फर्नीचर का साइज 5 गुना हो गया, आपको क्या लगेगा? मैं बिलोंग ही नहीं करता, बिलोंग ही नहीं करता। तो बच्चे को यही फील होता है जनरली, क्योंकि जब उन्हें लगता है कि जैसे ही वो पहले तो जब क्रॉल करना शुरू करते हैं, मूव करना शुरू करते हैं, रोल करना शुरू करते हैं, तो हम उनके आसपास में बहुत सारे गद्दे तकिए सब लगा देते हैं कि अरे बेबी प्रूफिंग कर देते हैं। बट हमें समझने की ज़रूरत है कि बेबी प्रूफिंग जो है वो बेबी प्रूफिंग खाली उन्हें रोके ना, बल्कि इट शुड बी बेबी रेडीनेस, कि हम बेबी के मूवमेंट के लिए तैयार हों। अगर बेबी का हमें डर है कि शायद ऊंचाई से अगर वो गिर सकते हैं तो हम शायद लो मैट लगा दें और उन्हें मूवमेंट के लिए फ्री छोड़ें, ताकि वो अपने मूवमेंट को एक्सरसाइज कर सकें। और इट्स अ वेरी सरप्राइजिंग थिंग बहुत सारे लोगों के लिए। जब मैंने पहली बार पढ़ा था तो मेरे लिए भी बहुत सरप्राइजिंग था। हमें लगता था कि अगर हमारा ब्रेन ठीक होगा तो हमारा मूवमेंट ठीक होगा, केवल ये वन वे थिंकिंग थी। लेकिन पढ़ने के बाद, ट्रेनिंग के बाद ये समझ में आया कि इट्स द अदरवाइज, स्पेशली फॉर द वेरी यंग चाइल्ड, कि अगर बच्चा मूवमेंट फ्री कर रहा है तो उसका ब्रेन डेवलप हो रहा है। ये बहुत ही अमेजिंग चीज़ थी मेरे लिए जानना। मेरे को भी आज ही पता चला है, राइट, कि बच्चे के मूवमेंट से उसका ब्रेन डेवलप हो रहा है। मतलब आई वाज लाइक सो सरप्राइज, आई वाज लाइक वाओ, ये तो बिल्कुल ही एकदम हमारी सोच से एकदम 180 डिग्री ऑपोजिट है। या आई मीन आप इसी तरह से देखिए, आप कोई स्पोर्ट्स खेलते थे? क्या खेलते थे? क्रिकेट। तो क्रिकेट में आपने क्या सीखा? बस बैटिंग। देखिए क्या होता है क्रिकेट के खेला आपने, तो वहाँ आप मैं ये पॉइंट कहना चाह रहा हूँ कि अगर हम एक स्पोर्ट्स भी खेलते हैं, राइट, अगर बॉल पकड़नी है, राइट, तो हमको हमारा कंसंट्रेशन बॉल पे, हम उसी हिसाब से हाथ को कैच की उसको कम करने के लिए हम वो कर रहे हैं। तो कितना वो कोऑर्डिनेशन, अटेंशन, ये सारा डेवलप होता है वहाँ पे, है ना। अवेयरनेस डेवलप होती है अपनी बॉडी की कि मेरा हाथ कहाँ पर है, मेरे पैर कहाँ पर है, मैं गिर तो नहीं जाऊँगा, मेरे को चोट नहीं लगेगी। हाँ, अगर आप उसमें बहुत कोशिश करते हैं, कुछ अच्छा कर लेते हैं, तो फिर आप में कॉन्फिडेंस आएगा कि यार मैं कर सकता हूँ, ठीक है। या फिर टीम की आएगी, सोशल इमोशनल स्किल्स आपकी। तो एक छोटा सा स्पोर्ट, राइट, मतलब छोटा बड़ा अपनी जगह पर है बट एक स्पोर्ट ने आपको इतना, उसी तरीके से बच्चे के लिए भी एक छोटा बच्चा जो शायद क्रॉल ही कर रहा है, क्रॉल क्या, वो तो सिर्फ एक कोई चीज़ को टच ही कर रहा है, वो उसका एक तरह से आप समझ लीजिए स्पोर्ट है। उससे वो इतनी सारी, जैसे आपने इतना कुछ सीखा होगा एज एन एडल्ट, वो बच्चा एक छोटी सी मूवमेंट से भी इतना कुछ सीख रहा होता है। तो अब
किसी स्पोर्ट्समैन को अगर अच्छा करना है तो क्या करना होगा? प्रैक्टिस करनी होती है और उसको अच्छा इन्वायरमेंट देना पड़ेगा, उसको अच्छा पिच देनी पड़ेगी, उसको उसको अच्छे गियर्स देने पड़ेंगे, सब कुछ facilities देना उसको पड़ेगा, अच्छी देनी पड़ेगी। और तो पेरेंट्स को हर रोज उसे सीखने भी भेजना पड़ेगा। तो अब ये समझ लीजिए कि आपका घर है वो क्रिकेट की पिच और बच्चा है स्पोर्ट्समैन। अब क्या करना होगा तो अब वो क्लियर है। तो अब इसी के बारे में आते हैं कि नेस्टोलॉजी यहाँ पे क्या रोल प्ले करता है, उसका क्या इम्पोर्टेंस है, वो कैसे तो देखिए यहाँ 3 चीज़ें हैं। पहला तो मैं कहूँगा कि अंडरस्टैंडिंग कि दैट वी जनरली व्हाट आई रियलाइज एज young parents, we don't understand the child. Like I didn't know. बिल्कुल भी नहीं। मुझे ऐसा लगता था कि मदर बनने के बाद सुपर नेचुरल पावर्स आ जाती हैं, हमें अचानक से खुद सब कुछ पता चल जाता है। एंड एक्चुअली इट्स सो मच ऑफ अ प्रेशर फ्रॉम सोसाइटी कि सोसाइटी के प्रेशर में कि माँ को तो पता ही कि माँ को तो भाई पता ही होना चाहिए, Actually, राइट? अगर आपको नहीं पता है तो मे बी यू आर नॉट अ वेरी गुड माँ, ठीक है, कि आपको ऑटोमेटिकली सब कुछ पता चल जाएगा। हाँ, मदरली इंस्टिंक्ट्स होते हैं, मदरली इंस्टिंक्ट्स बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे कि मुझे नहीं पता था कि मेरा बच्चा उठ के चलना शुरू कर रहा है तो मुझे उसको हाथ पकड़ के नहीं चलाना चाहिए, बिकॉज अगर बच्चा खुद से उठ के चल नहीं पा रहा है उसका मतलब ये है कि उसके नीज, उसके पैर, उसकी मसल्स, उसके जॉइंट्स चलने के लिए अभी रेडी नहीं है, उतने स्ट्रेंथेंड नहीं है। जबकि हमने देखा, अरे हमारे आसपास में सभी लोग ऐसा करते हैं, अरे टीवी कमर्शियल्स में ऐसे आता है, तो हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि पकड़ के बच्चे को चलाना शुरू करते हैं तो वो शायद चले। बट दैट वाज वेरी रॉन्ग एक्चुअली। उससे बच्चों के घुटने टेढ़े होने की भी खतरे आगे रहते हैं, क्योंकि बच्चे की बोन्स एंड मसल्स नेचुरली उतनी स्ट्रेंथन नहीं है कि वो बच्चे के वजन ले सकें या बैलेंस बना सकें। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हमें नहीं पता होता है, और ना पता होने के कारण हम कई बार गलतियाँ करते हैं। जैसे उन्होंने कहा कि ऐसा ही कमर्शियल्स में दिखाता, तो ये सब थोड़ी प्रॉब्लम है। अगर हम भी जैसे हमने एक प्रोग्राम बना रहे हैं, हमने उसके लिए कभी कुछ फ़ोटो या कुछ चेक करते हैं, तो एक्चुअली में जितनी भी फोटोज़ जो मिलती हैं एज अ स्टॉक फुटेज, उसमें से 80% गलत होती हैं। अच्छा। और हम यूज़ ही नहीं कर पाते, हम यूज़ ही नहीं कर सकते। क्यों? देखो, वो भी ना एक बच्चों को क्यूट की तरह से दिखाना, या फिर कहीं ना कहीं बच्चे को क्यूटनेस पोर्ट्रे करनी होती है, क्यूटनेस पोर्ट्रे करना होता है, मदर और फादर को दिखाना होता है कि वो सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो अलग अलग जो वो बनाते हैं उन्हें भी नहीं पता होता कि वो क्या कर रहे हैं। उनको तो बस एक वो दिखाना है कि मदर फादर केयर, पिक्चर के लिए काम एस्थेटिकली सुंदर होना चाहिए, बस वो उतना ही उसको समझ पाते हैं। अब सपोज कीजिए अगर वैसी ही नॉलेज, वैसी ही फुटेज, वैसी ही फोटो सब जगह है, और वही देख के सीख और वही आप देख रहे हैं, तो आपको तो जैसे उन्होंने कहा कि भाई मुझे लगता था कि जब बच्चा, मेरे को भी यही लगता है, तो पकड़ के चलाना चाहिए, या है ना, या फिर ऐसी हज़ारों चीज़ें जो हमें लगता है हमें करनी चाहिए, क्योंकि वो सटली और डायरेक्टली, कभी बिकॉज टू सेल समथिंग, कभी जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अनइंटेंशनल लैक ऑफ अवेयरनेस। तो ये है आज का समय सिस्टम की, जहाँ जो विच इज़ आउट देयर, मोस्ट ऑफ इट इज़ tainted for one reason or the another. बहुत सारे कमर्शियल इक्विपमेंट्स ऐसे हैं जो कि बच्चों के अपने खुद के डेवलपमेंट के लिए अच्छे नहीं हैं, जैसे कि उन कमर्शियल इक्विपमेंट्स का यूज़ बहुत वाइडली होता है, लेकिन अगर जैसे क्रॉलर्स, वो सही है। आप क्या बेबी वॉकर्स की बात कर रहे हैं? बेबी वॉकर्स का यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे आगे बच्चों को टोज़ पे चलने की आदत हो जाती है, क्योंकि उनको पूरा पैर ज़मीन पे टिक नहीं पाता है, वो अपने बॉडी के जो नेचुरल फोर्स है वो उससे आगे चलने की आदत उनको नहीं रहती, बिकॉज वो व्हील से जो है मूवमेंट चल रहा है, तो बस वो पुश करते रहना होता है, वो पुश करना होता है। दूसरी बात ये कि जब तक बच्चा अपना मूवमेंट नहीं समझेगा, एक वेस्टिबुलर सेंस होता है बच्चे को, जब तक ये नहीं पता रहेगा कि मैं कितना मैं जोर लगाऊं तो मैं कितना आगे जाऊंगा, जब तक बच्चा वो सेंस नहीं सीख रहा है तब तक बहुत डिले हो रहा है दिमाग में वो डिले हो रहा है डेवलपमेंट। दूसरी बात ये कि जैसे ही बच्चा उस वॉकर से छोड़ के चलना शुरू करेगा, आसपास की चीज़ों में बम्प हो जाने के चांसेस उनके ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि कहाँ से मुड़ना है, किधर को जाना है, कितनी ज़ोर से चलना है, कितनी ज़ोर से भागना है। प्लस टोज़ पे चलने की जो टो वॉकिंग होती है, बच्चे क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम उसमें टो वॉकिंग कर रहा होता है, क्योंकि वो तो ज़्यादातर तो व्हील्स पे ही चल रहे होते हैं वॉकर्स, तो टो वॉकिंग की बहुत सारे बच्चे आपने देखे होंगे टोज़ पे वॉक करते हैं टॉडलर एज में, तो वो जो है वॉकर्स की वजह से कई बच्चों में ये प्रॉब्लम आती है। पॉइंट ये है कि मतलब ये तो एक स्पेसिफिक एग्जाम्पल हो गया, बट पॉइंट ये है कि हमें कुछ भी इनिशियल ईयर्स में आर्टिफिशियल सपोर्ट
या कम से कम कोशिश करनी चाहिए किसी भी तरह का। इवन वो पहली बार सीख रहा है चलना, राइट, उसको नहीं पता कि चलना होता भी क्या है एक तरीके से, राइट। न्यूरल प्रोग्रामिंग होती है, उसी तरीके से उसका ब्रेन भी प्रोग्राम हो रहा है, राइट। तो जो उसको फीडबैक एनवायरनमेंट से मिलेगा उसी से वो सीखेगा। तो अगर आप उसको कुछ अननेचुरल एनवायरनमेंट देंगे तो वो उसी को समझेगा कि दैट इज रियलिटी, ये ऐसे ही होगा ये चीज। हाँ, ये चीज़ ऐसी होगी। अब वो तो उसका ब्रेन तो उस तरह से डेवलप होएगा, एंड देन इफ यू से नहीं रियलिटी तो ये है, बोलेगा अच्छा। तो यू नो व्हाट आई एम सेइंग, राइट, हार्ड हो जाएगा, हार्ड हो पैटर्न जाएगा को तोड़ना। जो इजी था, आपने क्या किया, आप किसी को वॉकर बेचना था, लेट्स से आज से 100 साल पहले किसी को लगा कि वॉकर मुझे बेचना है, उसने एक ऐसी चीज़ बनाई। हो सकता है कि वो चीज़ उन बच्चों के लिए, मुझे नहीं पता, बट मैं कह रहा हूँ हो सकता है वो उन बच्चों के लिए बनी हो जो चल नहीं पाते होंगे। जैसे होता है ना, जैसे आजकल मतलब कुछ कभी कभी एनिमल्स भी होते हैं जिनके पैर में चोट लग जाती है, तो उनके लिए पीछे कुछ हम लगा देते हैं तो वो उससे चल पाते हैं। लेट्स से उस तरह से कुछ बनाया होगा किसी ने, अब उन्हें और बच्चों को बेचना होगा, तो उन्होंने क्या किया होगा, ये मैं एक कहानी बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता एक्चुअली क्या हुआ। उन्होंने उसको प्रमोट कर दिया होगा कि नहीं नहीं ये बच्चों के लिए अच्छा है, और ऐसे ही हर प्रोडक्ट के साथ हो जाता उनको है, कमर्शलाइज करके कमर्शलाइज कर। एक दिन वो बात नॉर्मल हो जाती है। फिर क्या होता है, फिर हमारे घर वाले जब बच्चा पैदा होता है उन्हें कोई गिफ्ट देना होता है। मैंने भी दिया था, मैंने इसलिए ही पूछा था। आपने भी देना था। अब आप कहते हो कि इस प्राइस रेंज का होना चाहिए, चल इसमें ये 4 चीज़ें मिल रही हैं, क्यूट सी लग रही हैं, अच्छी लग रही हैं, बाकी लोग भी देते हैं, मैं भी देता हूँ। अब वो हमारे घर में आ जाती, तो फिर कहीं ना कहीं निकल जाती है, और मतलब जाने अनजाने में, बिकॉज हर किसी का भी इंटेंशन बुरा नहीं था यहाँ पे, नॉलेज ही नहीं थी आपने पैसे खर्च किए, पेरेंट्स ने अच्छे इंटेंशन से उसका इस्तेमाल शायद किया, राइट, लेकिन ओवरऑल इसमें नुकसान बच्चे का होता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो नेस्टोलॉजी यही सिखा रहा है, ये सिखा रहा है, और सिर्फ सिखाने की बात नहीं है, मतलब एक तो वो अंडरस्टैंडिंग, दूसरा आई विल से कि वी आर क्रिएटिंग एन इकोसिस्टम जहाँ पर कि इस द राइट नॉलेज, द राइट प्रोडक्ट्स, ऐसा नहीं कि प्रोडक्ट्स नहीं चाहिए, हमें चाहिए, ऑफ कोर्स चाहिए, जो अच्छी चीज़ें हैं, और वो डिफरेंस समझना बहुत मुश्किल है। बिकॉज आज के दिन में इफ़ यू ओपन अमेजोन, वहाँ पे आप बेबी प्रोडक्ट डालो या कुछ भी डालो, 1 लाख आइटम्स मिल जाएंगे। अब उस 1 लाख में आपको चाहिए 100, क्वेश्चन है विच 100 कि राइट प्रोडक्ट राइट क्या है, राइट, क्या आपके बच्चे के लिए अच्छा है, क्या आपके बच्चे के लिए नुकसानदेह है, ये अच्छे लोग नहीं समझ पाते हैं। यू नो, हर किसी का एक फेज़ होता है 3 साल 4 साल का, फिर वो निकल जाता है, फिर यू नो, बट ये जो पीरियड है ये सबसे ट्रांसफॉर्मेटिव पीरियड है बच्चों के लिए, बिकॉज यहाँ पे बच्चों के जो ब्रेन में न्यूरॉन्स होते हैं वो एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, इसको या साइनेप्सिस बनते हैं, इसको बोलते हैं 1000 ट्रिलियन साइनेप्सिस। ये प्रोसेस कैसे होगी, इसका एनवायरनमेंट से बहुत फ़र्क पड़ता है, बहुत इम्पैक्ट पड़ता है एनवायरनमेंट से। यहाँ तक कि एक और चीज़ जो कि ट्रेनिंग के बाद में मुझे लगा कि आई गॉट रियली सरप्राइज टू नो कि जो बच्चों की, हमें लगता है कि अरे जीन्स तो मतलब हैं अगर किसी में, तो ऑटोमेटिकली सबके जीन्स अपनी तरीके से काम करते हैं, बट आई गॉट टू नो कि जो बच्चों के जो जीन्स होते हैं, कौन सा जीन एक्सप्रेस होगा, वो बच्चे के इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि कौन सा जीन्स बच्चे का एक्सप्रेस हो रहा है। तो अगर सपोज़ कीजिए कि एक जीन है जो बच्चे को हैप्पी माइंडसेट में रखता है, या आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल, राइट, कि एक जीन है जो बच्चे को हैप्पी मूड में रखता है, और एक जीन है जो कि शायद बच्चे को चिड़चिड़ा या स्ट्रेस्ड रखता है, राइट, या एक जीन है जो कि शायद आगे चल के बच्चा डायबिटिक होने के जिसके चांसेस ज़्यादा रहते हैं, और एक जीन है शायद कि अगर वो सप्रेस रहेगा तो बच्चा शायद डायबिटिक नहीं होगा, फॉर एन एग्जाम्पल, ऐसे ही बचपन से ही वो एथलेटिक कैसा रहेगा, ये राइट, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। वो जो है वो बच्चा कितना सेफ, सिक्योर, प्रिपेयर्ड इन्वायरमेंट में चल रहा है, उसके आसपास कितना हैप्पी इन्वायरमेंट है, या फिर कितना सपोर्टिंग इन्वायरमेंट है, या उसके अपने डेवलपमेंट के लिए कितना बच्चे को सपोर्ट करता हुआ इन्वायरमेंट है। केवल फिजिकल इन्वायरमेंट नहीं, हम अगर जहाँ इन्वायरमेंट की बात करते हैं वहाँ इमोशनल, सोशल इन्वायरमेंट भी बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है बच्चे के लिए, क्योंकि जब हम अगर देयर इज अ सेइंग दैट इज़ कि द हार्ट ऑफ द मदर एंड फादर is the first environment of the child, really। और इसके बाद में जो आपका परिवार है, आपकी जो सोसाइटी है, आसपास के लोगों का जो आपस में एनवायरनमेंट है, वो भी बच्चे पर कितना असर डाल रहा है, ये हमें रियलाइज़ ही नहीं होता है कि घर का माहौल कैसा है, बिल्कुल, वो एटमॉस्फेयर की सब लड़ रहे हैं तो वो बिल्कुल। और ये फैक्ट इतना प्रोमिनेंट हो जाता है कि हम ये समझ नहीं पाते हैं कि दिस कैन इम्पैक्ट द जेनेटिक एक्सप्रेशन ऑफ द चाइल्ड। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि
हम आम तौर पर ज़िंदगी में जीते हुए शायद भूल जाते हैं, क्योंकि हम कई बार अपनी ईगो से इतने ड्रिवन हो जाते हैं कि हमें लगता है कि हम बेस्ट है। और केवल उतना नहीं कि हम खाली अपने बारे में सोच पाते हैं, हम अपने आसपास के लोगों के बारे में, अपने बच्चों के बारे में शायद उतना नहीं सोच पाते हैं, क्योंकि हम अपनी ईगो से ज़्यादा ड्रिवन हो जाते हैं। लेकिन वंस यू बिकम अ पेरेंट, it's very essential that I mean, naturally every parent think first about the child, right? लेकिन अगर हम पहले से थोड़ा सा अपने आप को सोशली इमोशनली प्रिपेयर करें, विद नॉलेज प्रिपेयर करें एज अ पेरेंट, तो हम एक बेटर प्रिपेयर्ड पेरेंट बन सकते हैं। और हम अच्छे गियर लेके उतर रहे हैं मैदान हम में। खुद अच्छे गियर लेके उतर रहे हैं अब अगर मैदान में। अब मैं क्रिकेट का एग्जांपल है, राइट? तो लेट्स से कि आप कोच हो, है ना, बच्चा तो क्रिकेटर हो गया, आप कोच हैं, कोच को भी तो कुछ प्रिपरेशन करनी होगी ना, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि भाई वहाँ तो जब कोच आता है वो ऑलरेडी 10-20 साल खेला हुआ आता है, उसको फिर भी उसको सीखना पड़ता है, एज अ कोच उसको अपने आप को ढालना पड़ता है। देखिए, क्रिकेटर होना और एक कोच होने में बहुत फर्क है, डिफरेंस होता है, राइट? तो कहीं ना कहीं उसको अपने आप को एज अ कोच ढालना पड़ता है, दूसरों को हो, चलो एज अ कैप्टन अगर उन्होंने काम किया हो तो शायद वो कहीं ना कहीं उनको ट्रेनिंग मिली हो। अब अगर हम एक पेरेंट को लें, मतलब वो तो अपनी लाइफ जी है उसने, बट एज अ पेरेंट जो रोल है वो तो कई बार तो आजकल, जैसे पहले फिर भी ऐसा आपने कहा चाचा ताऊ की तरह वो रोल निभाना चालू करते थे, अब तो वो अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिलती है। अब तो सीधा पापा बन जाते हो, चाचा बुआ भी, मतलब कहीं रह रहे हो आप, और तो वो कभी एक बार, हाँ, एक बार साल में मिल लिए, कुछ गिफ्ट दीजिए, दैट इज नॉट रियल कनेक्शन या रियल ट्रेनिंग भी करना, रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वही अच्छा प्लेयर, अच्छा कोच नहीं बनता। और कई बार ऐसा ही होता है कि बहुत अच्छा इंसान होता है, वो पेरेंट बनने में डिफिकल्टीज फेस कर लेता है, राइट। क्योंकि ये एक सो कहना कि हाँ अच्छा, तो ये बहुत चीज़ हो गई कि अच्छा इंसान क्या अच्छा पेरेंट हमेशा बन सकता है। मुझे लगता है ऑफ कोर्स दैट इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट, कि एक अच्छा इंसान होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे को इमोशनल सेफ्टी चाहिए होती है, उसको एक केयरिंग पर्सन चाहिए होता है, उसको somebody who फॉर होम द चाइल्ड मैटर्स वो चाहिए होता है। तो सब अच्छे इंसान में वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है वो सब वैल्यूज़ तो रहेंगी ही रहेंगी, बट फिर उसके लिए भी नॉलेज तो चाहिए। हाँ, अच्छा इंसान, हाँ, तो वो भी तो चाहिए, क्योंकि यहाँ पर इट्स वही वाली बात है कि कोच अगर बहुत कंपैशनेट है, ये है, तो क्या डज इट मीन ही विल बी ऑलवेज अ गुड कोच? कोच की कुछ स्किल्स भी तो होंगी कि उसको अपने प्लेयर को समझना पड़ेगा कि मेरे प्लेयर की नीड्स क्या है। जरूरी है, राइट? अब नीड अपने प्लेयर की नहीं, आप जो कोचेस तो दूसरों के जो है कि टीम की भी सारी नॉलेज रखते हैं ना, कि भाई ऐसे ऐसे इसलिए खेलना है क्योंकि वो जो सामने वाला है वो ऐसे करेगा, राइट? ऐसे ही आप है, मतलब आपको किस टाइम पे कैसे बिहेव करना है वो आपको अपने बच्चे को देखते हुए करना है, कि आपको ये पता होना चाहिए आपके कीन ऑब्जर्वेशन से कि आपका बच्चा किस समय क्या कर सकता है और क्यों कर सकता है, क्या उसका डेवलपमेंटल फेज़ है, क्या उसका सोशल इमोशनल स्टेट है, क्या उसने खाना खाया है कि नहीं, क्या उसने शुशु पॉटी तो नहीं कर दी है, क्या उसकी तबीयत तो ठीक नहीं है, क्या उसको नींद तो नहीं आ रही होगी, ये आपको पता होना चाहिए, राइट? आप सीधे उसको जज नहीं कर सकते हो कि रो रहा है तो इसे खाना ही खिला दो। एग्जैक्टली। और वो आता है ऑब्जर्वेशन से, और ऑब्जर्वेशन आता है प्रिपेयर्डनेस से। अब आप ये समझिए कि जो एक न्यूबॉर्न होता है और जो एक 2 महीने का बच्चा होता है और एक 4 महीने का, 6 महीने का, ये सारे बच्चे बहुत अलग होते हैं। Again the point is कोई डॉक्टर है या कोई मेडिकल प्रोफेशनल है, जस्ट बिकॉज दे केयर अबाउट द पेशेंट विल दे बिकम अ गुड डॉक्टर? नहीं ना, नॉलेज, हाँ, वो बहुत ज़रूरी है केयर करना। अगर आप केयर कर रहे हैं तो यस यू विल ट्रीट योर पेशेंट बेटर। मेरे को ऐसा लगता है सब आफ्टर चीज़ है, पहले आपकी नॉलेज अच्छी होनी चाहिए कि वो एक तो ये सब साथ में ज़रूरी है। इसी तरीके से वहाँ पर आप उसके प्राइमरी केयर गिवर हैं, right. जैसे डॉक्टर एक केयर गिवर कह लो आप, इन अ हॉस्पिटल, या नर्स को कह लो आप, राइट? तो नर्स की भी ट्रेनिंग होती है, तो वहाँ घर पे तो आप ही केयर गिवर हो ना। तो कितनी सारी केयर करनी। एक बच्चा जो जस्ट 8-9 महीने तक वूम में था, विच वॉज अ परफेक्ट इन्वायरमेंट फॉर दैट चाइल्ड। क्यों? उसे खाना, ऑक्सीजन, जो भी सब कुछ टाइम पे मिल रहा था, सब कुछ इट वाज ऑल ऑटोमेटिक। अब जैसे ही वो बाहर आया, उसको सब कुछ खुद से सांस लेनी है, खुद से उसे खाना खाना है, डाइजेस्ट करना है, इतनी सारी आवाज़ चारों तरफ, इतनी सारी लाइट, सबसे उसको एडजस्ट होना है। उसको फिर अब इस नए एनवायरनमेंट में ये समझना है ना, उसमें एडजस्ट होना है, कितना कुछ होना। और बाकी उसके शरीर में, उसके बॉडी के अंदर जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, जो चेंजेस हो रहे हैं, वो अपने आप में, राइट? तो यू आर द प्राइमरी केयर गिवर। अगर आप अपने
बच्चे को नहीं समझ पाएंगे, उसकी ज़रूरत को नहीं समझ पाएंगे, तो कैसे आप कर पाएंगे? और सिर्फ इंटेंशन से ये हो जाएगा। आई थिंक दैट्स वेरी गुड स्टार्टिंग पॉइंट, बट दैट मे नॉट बी एवरीथिंग, बिकॉज बच्चा भी हर महीने बदल रहा है, हाँ, उसकी आपको ज़रूरतें बदल रही है। क्योंकि आपका इंटेंशन हो सकता है कि आपको अपने बच्चे को बेस्ट देना है, ठीक है, आप पैसा भी खर्च करने को तैयार हैं, लेकिन अगर आपको ये नहीं पता है कि अच्छा Best है क्या? कि ये Best जो है क्या? बेस्ट कैसे? है क्या, क्या मतलब ये जो सिलिकॉन का मैट है ये बेटर है, क्या जूट वाला मैट बेटर है, क्या ये प्लास्टिक वाला मैट बेटर है, या फिर जो है कि माइक्रो प्लास्टिक्स का जो है कप हम दें कि नहीं दें। मतलब ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जो शायद हमारी अनकॉन्शियसली हम गलती हमें कर उसके देते बारे में हैं, knowledge ही राइट। नहीं है। मुझे अभी पता चला जैसे कि बच्चों को स्पेशली जो कपड़े भी पहनाए जाते हैं, छोटे एज के बच्चों की स्किन हमारी स्किन से बहुत पतली होती है, और इसी वजह से हम जिस तरीके के कपड़े उनको पहनाते हैं, इनफैक्ट जब गर्मी ज़्यादा बढ़ जाती है या फिर जब पसीने आ जाते हैं, तो हमारे जो वो कपड़ा जिस मटेरियल का बना है उसके केमिकल्स, उसकी फ्यूम्स, उसके टॉक्सिन्स तक बॉडी में स्किन के थ्रू एब्जॉर्ब हो सकते हैं। हमें रियलाइज़ ही नहीं होता है, हमें लगता है अरे तो छोटे बच्चे को क्या जो है कि मतलब कपड़े का भी देखना, जो सुंदर लग रहा है, अच्छा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है, एस्थेटिकली सुंदर लग रहा है तो पहना दो, लेकिन वो किस मटेरियल का बना है, वो क्या नुकसान पहुंचा रहा है। शायद बच्चे को हम खाने पीने का तो बहुत ध्यान दे देते हैं कि बच्चा सही से खाए पिए, और ये हर घर में ये फिक्र होती है कि अगर बाहर से भी दूध आ रहा है साल भर के बाद, 2 साल के बाद बच्चा अगर पी रहा है तो कि वो शायद गाय का दूध इंजेक्शन वाला नहीं होना चाहिए। बहुत घरों में इस बात की फिक्र होती है, लेकिन कपड़ों के बारे में हम भूल जाते हैं अक्सर। हम बहुत सारी चीज सही कर भी रहे हैं लेकिन बहुत गलत हो भी रहा है। Exactly. तो नेस्टोलॉजी यहीं पे नहीं, आपको क्योंकि help पहले करेगा। जरूरत ही नहीं थी ना, पहले तो सब Organic था। ऑर्गेनिक था, पहले सब कॉटन के ही ज्यादातर कपड़े पहनते थे, और बच्चों के कपड़े इतने सिंथेटिक मटेरियल के और टॉक्सिन से बने हुए मटेरियल के आते भी नहीं थे। मेरे को जहाँ तक याद है छोटे बच्चों को आते भी बनियान नहीं थे, पहनाया जाता था। एग्जैक्टली। तो वो डायरेक्ट टच होता नहीं था ना उन टॉक्सिन से बच्चों की अब स्किन का। बहुत सारे अलग अलग मटेरियल्स आ चुके हैं, बिल्कुल। वो सुंदर दिखाने के लिए वाली बात है। बिल्कुल। इसी से आप लोगों ने अपनी वेबसाइट पे वो कर रखा है मेंशन कि जो स्टार्टिंग के 3 इयर्स होते हैं चाइल्ड के, उसी में उनका 85% ब्रेन बिल्कुल डेवलप होता है। मुझे भी नहीं पता थी आज पढ़ने से पहले बात। इसका कितना रोल होता है कि जो स्टार्टिंग के 3 साल है उनमें ही बच्चा सबसे ज़्यादा नॉलेज ग्रैब करता है? ऐसा सी डिफरेंस क्या है कि एज आई सेड हमारे ब्रेन में अराउंड 100 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं, और जब व्हेन वी आर बॉर्न those neurons are not connected with each other that densely. वो जो कनेक्शन होता है वो फर्स्ट 2 years में होता है एक्चुअली, है ना। इट्स कॉल्ड साइनेप्टोजेनेसिस, इट्स अ प्रोसेस, इट्स अ नेचुरल प्रोसेस, वो सब में होती है, लेकिन द इन्वायरमेंट दैट दे इंटरेक्ट विथ, है ना, द मूवमेंट दैट दे डू, यू नो, the interaction, kind of rich language environment yes, they're in. the interaction that we get from adults Our around parents. them, everyone, let's say, right, whatever, right, and their own exploration, what they explore by themselves, what they the kind of things they touch, see, do, etc., all. So everything that in some way defines how that process of neuron connections will go, let's say, right, and so that is the point, that उसके बाद क्या होता है कि वो स्ट्रेंथन होते हैं फर्दर, और एक्चुअली में दोज कनेक्शंस which are not used, they get pruned in the sense, they get कोई चीज़ अगर नहीं काम में आ रही है तो वो खत्म हो जाती है, तो वैसे ही वो प्रून होते हैं, फिर बाकी स्ट्रेंथन होते हैं। उस हिसाब से हमारी बॉडी इवॉल्व होती है। हाँ, इवॉल्व होती है। तो पॉइंट ये है कि ये सारी प्रोसेस जो है शुरू के ईयर्स में हो रही है, और इन्वायरमेंट उसके लिए कितना मैटर कर जाता है, उस प्रोसेस के लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आशी, करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, अभी जो आप एग्जांपल दे रहे थे, करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, कि हम लोग जो नेस्टोलॉजी प्रोडक्ट डेवलप कर रहे थे उसमें फिग्मा पे काम होता है, और फिग्मा पे अलग अलग कार्ड्स बनते हैं, लेकिन उनको कनेक्ट जब तक नहीं किया जाता है वो ऐप सही से काम नहीं करता है, राइट। एक भी अगर कार्ड अगर रह गया, जो लोग प्रोडक्ट डेवलपमेंट में होंगे शायद वो उस बात को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि जो फिग्मा पे लोग काम करते हैं तो बहुत सारे कार्ड्स बनते हैं ऐप के, कि हर एक चीज़ का एक कार्ड होता है, और जब तक उनका सही से कनेक्शन नहीं होगा प्रॉपर तरीके से एक दूसरे के साथ में, तो ऐप में हमेशा बग आता रहता है, राइट। इट्स समथिंग लाइक सेम विद हाउ I think neurons connect in your brain. and exactly, and the point is बच्चे की जो बेसिक पर्सनालिटी है उसका खुद पे
एक तरह से कॉन्फिडेंस, जो बेसिक कॉन्फिडेंस कि आई कैन डू थिंग्स और आई कैन नॉट डू थिंग्स, हाँ, वो बचपन में कुछ बच्चों का होता है कि वो कॉन्फिडेंट होते हैं। वो बचपन में ही होता है। वो कैसे होता है? तो ऐसा नहीं है कि वो अपने आप, मतलब ठीक है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बच्चे के अपनी एक बेसिक ट्रेट्स भी होते हैं, बट उसको इन्वायरमेंट से जिस तरह का फीडबैक मिलता है, कहने का मतलब, अगर सपोज कीजिए कि आपने अपने घर को इसी तरह से रखा है कि बच्चा एक्चुअली कुछ कर ही नहीं सकता, तो उसको क्या लगेगा? उसको ये लगेगा ना, मैं कि कुछ नहीं कर सकता। हाँ। जैसे मैंने एक चीज़ देखी है हमारे यहाँ, जो इंडिया कल्चर है, कि अगर बच्चा कुछ कर रहा है उसे नो बोलने की बहुत आदत है कि तो नो, ये यस, तो अगर आप उसको हर चीज़ में कह रहे हो नहीं बेटा तुम गिर जाओगे, तुम ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मतलब, तो अब आप तो एडल्ट हो, बच्चा आपको लुकअप करता है एक तरीके से। आपको कह लो कि बचपन से ही वो आपको लुकअप करता है, रेस्पेक्ट करता है एक तरीके से, ठीक है, अपने तरीके से, कि भाई ये बड़ा है, ये कुछ, दे लिसन टू यू बिकॉज यू आर द प्राइमरी केयर गिवर। वो बच्चे को पहले से ही कहीं ना कहीं वो आपसे इमोशनली अट्यून्ड हो जाता है शुरू के कुछ महीनों में ही। तो उसके बाद अगर आप बच्चे को हमेशा ये कह रहे हो आप नहीं कर सकते हो, आप नहीं कर सकते हो, आप नहीं कर सकते हो, तो बच्चा उसको रोज एब्जॉर्ब कर रहा है, और फिर एक समय ऐसा आएगा जब वो रियलाइज कर जाएगा हाँ मैं नहीं कर सकता हूँ। जब आप कहोगे कि आप करो तो बोले मैं तो नहीं कर मैं तो नहीं कर सकता हूँ, कि अगर हमने कह दिया कि आप गिर जाओगे तो उसे गिरने का इतना डर लगेगा, वो भागेगा। भागेगा नहीं। एंड सो एक तो हम क्या बोलते हैं, कई बार हम बोलते नहीं हैं बट फिर भी बोलते हैं। कैसे? अपने Actions. अपने एक्सप्रेशंस से बोल देते हैं, या फिर द वे वी so we lot of times we communicate without saying things. The second point is it's not just about us, it's also about the home environment, the environment in which the child grows. If that is not suitable for the child to function independently and confidently, अगर हमने जैसे अगर हम उसको एक हाउस ऑफ जायंट्स में पाल रहे हैं, तो आपको भी अगर मैं बड़े डर रहेगा, तो आपको लगेगा कि मैं कुछ नहीं कर सकता। तो वो फिर वो भी एक तरीके से इन्वायरमेंट, फिजिकल इन्वायरमेंट भी उसको फीडबैक देता है वेदर आई एम केपेबल ऑफ डूइंग समथिंग और नॉट। सो इट्स नॉट जस्ट अबाउट, what I'm trying to say here is not just about what we say, what we do, it's also about the physical environment. This is one major point I want to put here, because a lot of time we talk about parents, how they do, how they say, how they speak. That is one part. The second part is also the actual physical environment in the early years is very, very important. Right, and physical environment and social environment, right, is very very important. And since we got trained into Montessori 0 to 3, तो उसमें दो टर्म्स का यूज़ किया जाता है। एक होता है कि फर्स्ट साइकोलॉजिकल लेग, एक होता है सेकंड साइकोलॉजिकल लेग। और ये कहा जाता है कि बच्चे को इंडिपेंडेंटली फंक्शनिंग करने के लिए, या फंक्शनल इंडिपेंडेंस के लिए, या बच्चे के कॉन्फिडेंस के लिए आपके दोनों साइकोलॉजिकल लेग्स स्ट्रेंथन होने चाहिए। तो फर्स्ट साइकोलॉजिकल लेग क्या होता है? फर्स्ट साइकोलॉजिकल लेग इज़ योर ट्रस्ट इन द एनवायरनमेंट, इन द सोसाइटी, इन द पीपल अराउंड यू। जब बच्चे का पहला ट्रस्ट जो डेवलप होना चाहिए एज अ केयर टेकर, आप उसको किस तरीके से आप उसकी होल्डिंग, आप उसकी हैंडलिंग, उसकी फीडिंग किस तरीके से कर रहे हैं, उससे बच्चे का ट्रस्ट अपने एनवायरनमेंट में बनता है कि हाँ मैं एक सेफ सुरक्षित जगह पे हूँ जहाँ मेरी ज़रूरतों को पूरा किया जा रहा है, मेरी केयर की जा रही है, और मैं किसी भी चीज़ के लिए आँख मूंद कर इस इन्वायरमेंट पे, इन आसपास के लोगों पे ट्रस्ट कर सकता हूँ, इस सोसाइटी पे ट्रस्ट कर सकता हूँ, उससे पहले इस फैमिली पे ट्रस्ट कर सकता हूँ, उससे पहले अपने प्राइमरी केयर टेकर पे मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ। सो दैट स्ट्रेंथन्स द चाइल्ड्स द फर्स्ट साइकोलॉजिकल लेग, राइट। जब बच्चे का वो फर्स्ट साइकोलॉजिकल लेग स्ट्रेंथन हो जाता है, तब बच्चे का सेकेंड साइकोलॉजिकल लेग स्ट्रेंथ होता है, दैट इज़ द ट्रस्ट ऑन देमसेल्व्स। खुद पे ट्रस्ट तब बच्चे का डेवलप होता है जब बच्चा खुद से चीज़ें कर पा रहा है, अपनी प्राइमरी एनवायरनमेंट पे ट्रस्ट करके। जब तक उसे ये ट्रस्ट ही नहीं होगा कि आप हैं वहाँ पे और आपके होते हुए वो एक ट्राई कुछ कर सकता है, कदम बढ़ा सकता है, या फिर ये जो मेज है फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं इस पर ज़रा सा प्रेशर देके खड़ा होऊंगा तो ये मुझे सपोर्ट कर लेगी। वो जो ट्रस्ट होता है वो बच्चे को हेल्प करता है उसके खुद के सेल्फ कॉन्फिडेंस के डेवलपमेंट पे। दैट इज़ द सेकंड साइकोलॉजिकल लेग का डेवलपमेंट। एंड जब ये दोनों साइकोलॉजिकल लेग डेवलप होते हैं तब बच्चे का पूर्ण पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है, और तब बच्चे का डेवलपमेंट पाथ क्लियर हो जाता है। और तब ये कॉन्फिडेंस की बात जो आप कर रहे थे, ये बहुत ही आराम से आता है। अब आज के दिन में जैसे बहुत सारे पेरेंट्स कहते हैं हमारे बच्चे कंसंट्रेट नहीं कर पाते, या पढ़ाई में ध्यान नहीं देते, या वो क्यों नहीं देते, ये समझने की जरूरत। बच्चा शरारती है इसलिए कर रहा है, ध्यान नहीं है, थोड़ा सा उसको और 2 ट्यूशन और लगा दो, या थोड़ा सा और उसको स्ट्रिक्ट
एनवायरनमेंट डिसिप्लिन में रखो, हम इस तरह हमें ये समझ नहीं ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। बच्चा कोई क्यों नहीं जान रहे हम, बस वो दवाई दिए जा रहे हैं, हम बैंडेड लगा रहे हैं उसको। बट जो ट्यूशन करा दी, 2 टीचर रख लिए, थोड़ा सा और स्ट्रिक्ट हो गया, टीवी बंद कर दी, ये कर दी, और somehow we think कि अब ये सब मतलब बच्चे को एक तरह से हमने पिंजरे में बांध लिया है, तो अब तो भाई वो सर्कस में कुछ ना कुछ नाचेगा दिखाएगा ही। ठीक नहीं, है। तो आप ये बताओ कि मतलब मुझे नहीं लगता कि आजकल की जनरेशन में कोई भी किसी का आंख मूंद के भरोसा कर लेता हो कि भाई मैंने तुझे कह दिया कि ये करना है तो करना है। भाई पहले मुझे ये बताओ कि क्यों करना है, राइट? जब आप बिना क्यों जाने नहीं कर सकते हो तो आप बच्चे से क्यों एक्सपेक्ट करते हो कि क्यों करना है? वो ठीक है, समझने में बच्चे को टाइम लगेगा, लेकिन आप बच्चे के साथ क्या कर रहे हो कम से कम आपको तो पता होना चाहिए कि मैं आप जो क्यों कर रहे हो कर वो क्यों कर रहे हो, ये आप तो पता कर लो। सो या जस्ट बिल्डिंग ऑन दैट, द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज कि बच्चे का एक होलिस्टिक डेवलपमेंट जो है, उसकी बॉडी माइंड ब्रेन का डेवलपमेंट अगर इनिशियली में हम नहीं सपोर्ट कर पाएंगे तो फिर इट्स गोइंग टू बी टफ, राइट? सो इंटेंशंस, गुड इंटेंशंस मैटर अ लॉट, just to summarize, but you need to know as well right knowledge how to support the brain, body and mind development of the child. Intentions are important, but it will not just happen because of the right intentions. We have to do the right actions. It's not always instinctive is what I feel, at least that's what I felt, and I think now Vartika as well has changed her mind. Right. Initially she thought that because she's the mother, Yeah, I she used knows to feel, everything. I used to feel like very protective, sometimes irritated कि मतलब मुझे पता है, मेरे को कोई बताए ना मेरे बच्चे के बारे में, मैं सबसे बेस्ट जानती हूँ, राइट? बट आपको जब चीज़ कुछ नहीं पता होती है ना, आपको पता ही नहीं होता है कि आपको क्या नहीं पता है, ठीक है? वो शायद साइंस बैक्ड ऑथेंटिक ट्रेनिंग से ही पता चलता है, जो प्रूवन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं उनके बारे में अवेयरनेस से ही पता चलता है। तो मेरी एक रिक्वेस्ट यही है पेरेंट्स से कि जो फर्स्ट टाइम पेरेंट्स हैं, जो इवन जो एक्सपेक्टिंग पेरेंट्स हैं, फर्स्ट open, be open to new, to develop more deeper understanding about, what early years are. We want the best, but also we need some preparation for that, and be open to understand more, know more. I think that is where we need to start. I would say once we have that acceptance that yes, we can learn more, we can understand more, I think then you will take the right path. ये तो मेरे को लगता है लाइफ में ही हमारी अप्रोच होनी चाहिए। Exactly. लर्न हमें हमेशा करने के लिए तैयार रहना चाहिए। इसी के बारे में अगर हम बात करें, 5 ऐसी चीज़ जो हमने बात करी डेवलपमेंट को, जो हिंड्रेंस डालती हैं कि ये तो बच्चे को नहीं करानी, जो आपने इतनी स्टडी करी है। अच्छा, कि 5 चीज़ें अगर आप बताओ कि बिल्कुल। देखिए ये रैपिड फायर राउंड तो अच्छा है, लेकिन इसमें क्या है कि हर चीज़ में नुआंसेस होती हैं, तो थोड़ा सा मिस इंटरप्रेट होने के चांसेस रहते हैं, बट फिर भी कोशिश कर सकते हैं। एक तो जैसे इन्होंने वॉकर कहा, उसकी कतई ज़रूरत नहीं है, एकदम भी ज़रूरत नहीं है, उसको तो हमें अपने घर में लाना ही नहीं चाहिए। दूसरा मुझे लगता है कि बच्चे को आपको जो बाउंसर्स होते हैं ना, जो झूले होते हैं, जो बेबी बाउंसर्स होते हैं, जिसमें बच्चे को आप लटका के छोड़ देते हो, बाउंस करता है, बाउंसर्स का यूज़ नहीं होना चाहिए। बाउंसर्स से बेबीज़ को हिप डिस्प्लेसमेंट की प्रॉब्लम आगे हो सकती है, तो वो नहीं होना चाहिए। तीसरा मुझे लगता है कि बच्चे के सामने जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो आपस में क्या बोल रहे हैं, कैसे बिहेव कर रहे हैं, उसको लेके बहुत कॉन्शियस रहना चाहिए। केवल एक दूसरे के बारे में ही नहीं, अगर आप तीसरे बंदे के बारे में भी बात कर रहे हो तो आप ये मान के चलो कि बच्चे का बिहेवियर आपकी बातों से इम्पैक्ट हो सकता है। और सबसे बड़ी बात जो सबसे कॉमन है और सबको पता है कहीं ना कहीं, बट फिर भी कहना बहुत ज़रूरी है, पहले 2 साल में नो स्क्रीन्स। और अगर कोई ये कहे कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, it's very much possible. I mean, we have our own daughter, and she's 3.5 years almost. She's screen free, completely screen free. She doesn't watch any, still no YouTube, no Instagram, nothing. नो स्क्रीन तो ये होना चाहिए कि नो हो ही बिल्कुल जीरो स्क्रीन। There is no like खाने के लिए, सोने के लिए, रोया तो कोई नहीं, ज़ीरो स्क्रीन, ज़ीरो। और सबसे बड़ी एक चीज़ ये है कि आजकल मार्केट में लाइट एंड साउंड के बहुत सारे टॉयज़ हैं जो कि छोटे बच्चों को एकदम अवॉइड करने चाहिए, क्योंकि बच्चों का जो माइंड है वो ओवर स्टिमुलेट हो सकता है उससे, और हमें पता ही नहीं होता है कि जो लाइट एंड साउंड के टॉयज़ हम उनको दे रहे हैं
उससे होने वाले स्टिमुलेशन को प्रोसेस करने के लिए उनका ब्रेन अभी डेवलप नहीं है, राइट? जो पार्ट उसको इतना ओवर स्टिमुलेशन को प्रोसेस कर सकता है वो भी डेवलप नहीं है। तो प्लीज़ अवॉइड करें लाइट एंड साउंड वाले जो बहुत ही आप फ्लैशी लाइट और बहुत ही जो है कि हार्श साउंड वाले जो टॉयज़ होते हैं अवॉइड करें। उससे बच्चे को एक्चुअली अटेंशन स्पैन की भी दिक्कत हो सकती है। और दूसरी चीज़ ये कि ये जो फ्लैशी लाइट एंड साउंड वाले जो टॉयज़ होते हैं बच्चे को आदत डाल देते हैं कि जब तक बहुत ज़्यादा कुछ लाउड फ्लैशी नहीं होगा बच्चे का अटेंशन उधर नहीं जाएगा। जबकि आप अपने आसपास नेचुरल रियल वर्ल्ड एनवायरनमेंट में देखिए, नेचर को देखिए, वो काम होता है, राइट? आप अपने आसपास के लोगों को देखिए। इमोशंस को बच्चा कैसे पढ़ना समझना सीखेगा? बहुत सारे इमोशंस को जब तक वो माइन्यूटली देख के ऑब्जर्व नहीं करेगा, अपने आसपास की चीज़ों को, अपने एनवायरनमेंट को जब तक कीनली ऑब्जर्व नहीं करेगा, तब तक बच्चा सीखेगा कैसे? अगर सब कुछ जो है कि फ्लैशी चीज़ों पे ही बच्चा अगर ध्यान दे रहा है तो इसका मतलब जो उसकी रियल वर्ल्ड लर्निंग है कहीं ना कहीं वो हैम्पर हो रही है। इसी वजह से शायद आज के डेट में बच्चे इमोशनल कनेक्शन बनाने से थोड़ा वो हो गए हैं पीछे, उनको अपनी स्क्रीन्स में ही रहना पसंद है उन्हें। एग्जैक्टली। और स्क्रीन से एक्चुअली बच्चों को केवल जो है इमोशनल नुकसान नहीं हो रहा है, बच्चों को फिजिकल नुकसान भी हो रहा है। क्यों? क्योंकि उनका मूवमेंट हैम्पर हो रहा है, उनकी आईज़ पे नुकसान पड़ रहा है कि बच्चे को जो है कि दूर की आई हम बाहर नहीं ले जा पा रहे हैं बच्चों को, तो जो दूर की देखने की आपकी नज़र है वो उनकी डेवलप नहीं हो पा रही है। तो बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जो स्क्रीन्स के साथ जुड़ी हैं। नहीं, एग्जैक्ट। एंड द पॉइंट इज दैट every minute or every hour that is spent on doing things passively, like watching screen and everything, that is the time that is taken away from them to do human interactions, to do the right kind of movement and to learn from all of that, right? तो वो बच्चे के कुछ साल हैं, है ना? जैसे होते हैं ना, अब आपने 1 साल दिया है अभी अपने आप को तो आप चाहोगे ना कि इस 1 साल में मैं सब अपना पूरा लगाऊं, राइट? आपने वो वैसे ही नेचर ने कुछ साल दिए हैं बच्चे को एक तरीके से। आई एम सॉरी अगर मैं फोमो क्रिएट कर रहा हूँ, बट दैट्स नॉट द पॉइंट, बट दैट्स देयर कि वो बच्चे के जो इनिशियल ईयर्स हैं वो एक फिक्स्ड नंबर ऑफ ईयर्स हैं, जहाँ पर कि एक्चुअली सेंसिटिव पीरियड की बात आती है कि दैट पीरियड इज स्पेशल। और अगर उस पीरियड का बेस्ट अगर वो बच्चा नहीं कर पाता है, मतलब इफ दे आर नॉट एबल टू मेक द मोस्ट ऑफ इट, राइट, because of the distractions that we create for them, you know, so I'm not trying to नेचर ने नहीं yes, so कल आप बच्चे को ये जाके ना बोलें बेटा पूरा करना है, वो नहीं कहना चाह रहा हूँ मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वो डिस्ट्रैक्शंस हम क्रिएट करते हैं। तो अगर हम बच्चे को वो डिस्ट्रैक्शंस क्रिएट करते हैं तो वी आर टेकिंग देयर प्रेशियस टाइम अवे फ्रॉम देम, वेयर दे कैन लर्न वेरी एफर्टलेसली। आपको पता है एक बच्चा दे कैन लर्न सो मेनी लैंग्वेजेस, जितनी लैंग्वेज वो एक्सपोज होएगा अपने इन्वायरमेंट उतनी वो सीख सकता है, राइट? लेकिन अगर वो बच्चा अगर डिस्ट्रैक्ट होएगा, वो स्क्रीन में रहेगा या जो भी है इस तरह की चीज़ें करेगा, तो फिर वो टाइम उससे ले लिया गया है, तो फिर जो सोशल इंटरेक्शन उसके नहीं डेवलप होंगे, उसकी लैंग्वेज नहीं डेवलप होगी, उसका फोकस नहीं डेवलप होगा, एंड बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दैट लेटर ऑन उसकी बॉडी नहीं डेवलप, यू नो, द राइट बैलेंस, द राइट बॉडी अवेयरनेस वो नहीं होगी, एंड बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दैट, right, child will feel underconfident, then they will start having behavioral issues because they are not able to fit in, and you know social frictions आएंगे जब वो दूसरे बच्चों के साथ इंटरेक्ट करेंगे एक्सेट्रा, या फिर वो कहीं अपने आप को एक तरीके से विड्रॉ कर लेंगे। यस, तो ये सारी चीज़ें होंगी और हमें लगेगा क्या हो रहा है। उन सब का जो एक फाउंडेशन है या उसका जो रूट कॉज है वो इन अर्ली ईयर्स में होता है। तो हमें ये ध्यान देना है कि उनकी इस पे, जैसे अब हम पॉडकास्ट की एंड की तरफ जा रहे हैं, ऐसी क्या 5 चीज़ें हैं जो ट्रेडिशनल पेरेंटिंग नहीं कर रही थी और आपको ये स्टडीज़ करने के बाद ये सब तो ज़रूर करना चाहिए? अच्छा, जैसे अब बहुत ही ऑब्वियस सी बात है, बट कहीं ना कहीं बच्चे पे गुस्सा करना, कभी कभी उसे 1-2 लगा भी देना, तो ये हमारे यहाँ काफ़ी नॉर्मल एक्सेप्टेड ही। आज भी लोग कहते हैं कि भाई तो बच्चे को हम किस तरह से कंट्रोल में रखें। एटलीस्ट जो मैं मतलब मैं ये कहूँगा कि जो छोटे बच्चे हैं, इवन गोइंग फॉरवर्ड एज वेल ऑफ कोर्स, राइट, इन पे चिल्लाना या इन पे गुस्सा करना इज़ completely not right. कि गुस्सा नहीं करना चाहिए, नहीं कर सकते आप, उसका रीज़न है, लेकिन ना वे एज एन एडल्ट यू आर द वर्ल्ड फॉर देम, वो आपके साथ इमोशनली कनेक्टेड है, राइट? और जब आप उस पर वो गुस्सा करते हैं तो वो बॉन्ड कहीं ना कहीं ब्रेक होता है, और वो बॉन्ड बहुत ज़रूरी है। जैसे बात हुई थी कि वो एक लेग को बिल्ड करता है कि उसकी वो वाली, यस एग्जैक्टली। तो वो रिसर्च है जो कहती है कि अगर वो अटैचमेंट जो है सिक्योर नहीं होता है
तो कहीं ना कहीं वो फिर उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस, उनके सोशल कॉन्फिडेंस, वो दूसरे बच्चों के साथ किस तरह से इंटरेक्ट करते हो, उन सब पे इफेक्ट आता है। ये मतलब दिस आर ऑल प्रूवन बाय रिसर्च, सो इट्स नॉट जस्ट वी आर मेकिंग सम स्टोरीज हियर, लेट्स से, राइट। और लास्ट के जो नेस्टोलॉजी है वो यूट्यूब और इंस्टाग्राम पेरेंटिंग से कैसे अलग है? इससे पहले आपने पूछा था कि 5 चीज़ें कौन सी हैं जो हम डिफरेंट, जो बहुत ही एक्सेप्टेड हैं लेकिन नहीं करनी चाहिए। उसमें मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी कि हम अभी तक बहुत ही एडल्ट फोकस्ड सोसाइटी रहे हैं, जिसमें कि एडल्ट सेंटर में होते हैं और चाइल्ड पेरीफेरी में होता है, राइट। लेकिन हमें समझना चाहिए कि दिस इज़ द चाइल्ड हु इज़ गोइंग टू डेवलप राइट नाउ, एंड द चाइल्ड शुड बी at the center and adults should be at the periphery, right, as a secure bond, as a secure attachment, right। तो ये जो आपकी अप्रोच है कि we उसे चेंज करने की ज़रूरत है। we should follow the child, that means we should follow the cues of the child, we should follow the needs of the child, we should follow the development of the child, कि वो किस developmental phase में है, उसके क्या sensitive period हैं अभी, वो absorbent mind phase में है क्या, अगर वो absorbent mind phase में है तो क्या चीज़ वो effortlessly कर लेगा, क्या वो किसी करने में उसका effort जाएगा और क्या वो नहीं कर सकता, उस सब की अंडरस्टैंडिंग आपको बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है, जो शायद अभी तक नहीं होती थी ट्रेडिशनल पेरेंटिंग में। और एक चीज़ और, अभी तक हमने भी बहुत किया है जब हमें नहीं पता था, और हमारे पेरेंट्स ने तो किया ही है, कि अगर हम कोई चीज़ कर रहे हैं उसमें पेरेंट्स को ज़्यादा एक्साइटमेंट रहता है, अरे बच्चा ये देखो, अरे वो देखो, अरे वो करो, अरे क्या कर रहे हो, हाँ ये जो चीज़ें हैं ये हमें रियलाइज़ नहीं होता है। लेकिन अगर बच्चा चुपचाप बैठ के, मतलब हमारे पास बहुत सी चीज़ें आ गई, बिजी बुक आ गई है, ये आ गई है, बच्चों को कैसे बिजी रखने पे 5 तरीके आपको बता देंगे, सब कर देंगे, लेकिन शायद हम ये भूल गए कि बच्चों का एक जगह बैठ के खाली किसी चीज़ को एकटक देखते रहना भी ज़रूरी है, क्योंकि जब उस मोमेंट में बच्चे का फोकस डेवलप हो रहा है, आप अगर जाके उसका फोकस अगर आप डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो आप ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आप अपने बच्चे की फोकस बिल्डिंग कैपेसिटी को हिंडर कर रहे हैं। तो प्लीज़ प्रोटेक्ट द फोकस ऑफ योर चाइल्ड एट एनी कॉस्ट। ये बहुत ज़रूरी है बच्चे के अपने खुद के फोकस डेवलपमेंट के लिए। तो ये हमें समझना बहुत ज़रूरी है, जो ट्रेडिशनल पेरेंटिंग उस तरीके से नहीं समझ पाती है, जो हमें शायद ट्रेनिंग के बाद में समझ में आया कि वाकई में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ ये कि कई बार एज अ पेरेंट हम बिना सोचे समझे बच्चे पे रिएक्ट कर जाते हैं। कि मैं आपको एक वाक़या बताती हूँ। हुआ ये कि मैं अपनी बेटी के साथ में एक स्टोर में गई हुई थी, एंड वहाँ पे हम लोग कुछ ख़रीद रहे थे, और अचानक से उसने सारी कुर्सियों को एक के बाद एक जो है एक उस पर रखना शुरू कर दिया। ठीक है, अब समझ में आया कि वो इसलिए रख रही थी क्योंकि वहाँ पे उसको बैठना था, और ठीक है रखना शुरू कर दिया, कोई बात नहीं। अब वहाँ स्टोर से निकलने की बारी आ गई सामान खरीद के, वो मेरा हाथ छुड़ा के भागी और निकलने के लिए बहुत लेट हो रहा था। तो अगर हमारा जो एक नेचुरल इंडियन पेरेंटिंग का रिएक्शन होता है, कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, हाथ पकड़ के खींच लिया, राइट। बट मुझे पता चला कि वो जहाँ से उसने कुर्सियाँ उठाई थी, जब मैंने उसे छोड़ा और मैंने अपने आप को एक पल पीछे खींचा और देखा कि देखते हैं क्या करती है, राइट। वापस जाके उसने जहाँ से कुर्सियाँ उठाई थी सारी वहीं पे उठा के उसने वापस रख दी। अगर मैं उसको रोक लेती तो शायद मैं ये देख ही नहीं पाती, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप छीन लेते, ही नहीं पाती। अब मैं दूसरे उसकी एक अच्छी चीज को आप नेगेटिव में बदल देते हो। दूसरा एग्जांपल, जैसे शायद उसे भी आगे लगता कि ये ट्रेट इतनी अच्छी नहीं है, ये नहीं करना है, चाहिए छोड़ दो ऐसे, राइट। दूसरा एग्जांपल मैं देती हूँ, ठीक है। जैसे कि कुछ दिन पहले की बात है, वो खेल के आई और उसके बाद में वो बाथरूम में गई और मेरी मीटिंग चल रही थी। सोचे मेरी ऑनलाइन मीटिंग चल रही है और घर में उस समय कोई और नहीं था, जो थे शायद वो बाहर चले गए थे, तो वो खेल के आई थी। तो मैं दरवाज़ा बंद करके अपनी मीटिंग में वापस आ गई। अब थोड़ी देर बाद वो लगभग एकदम पानी से लथपथ, पानी एकदम चूर आए कपड़ों से, उस हालत में मेरे पास वापस आई। पूरे घर में पानी फैलता हुआ आ रहा है उसके कपड़ों से। अब देखिए हैरान कि ये हुआ क्या है, ठीक है। अब मैं उस पर अगर उसी समय चिल्लाती तो शायद मुझे कभी पता ही नहीं चल पाता कि हुआ क्या, उसकी बैकग्राउंड स्टोरी क्या है। हुआ ये कि वो बाथरूम में गई और उसके जो कपड़े गंदे हो गए थे वो उसे अपने आप धोने की कोशिश कर रही थी।
अगर हम उसे वो अलाउ ही नहीं करते या फिर बिना जाने उस पर चिल्ला पड़ते, तो शायद ये कभी जानने की कोशिश ही नहीं करते कि बच्चा अपनी तरफ से क्या एफर्ट करने की कोशिश कर रहा है, उसका इंटेंशन क्या रहा है उसके पीछे। इसमें मैं कुछ और पॉइंट में ऐड करना चाहूँगा। तो एक आपने कहा ट्रेडिशनल पेरेंटिंग में, तो वहाँ फोकस ये होता है रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स, रेस्पेक्ट योर एल्डर्स। या थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहता हूँ, दैट रेस्पेक्ट योर चाइल्ड, have the trust and respect for your child, trust in their ability to develop themselves, and respect देयर डिसीजंस कि वो decisions, in the sense respect them as a human being, because they are the ones who actually create an adult. हमारा जो एक चाइल्ड सेल्फ था उसी ने हमें क्रिएट किया है, राइट। तो वो बहुत कुछ करने के लिए सक्षम है। हम सोचते हैं कि नहीं हम बड़े हैं, हमें ज़्यादा पता है। हाँ, पता शायद हमें ज़्यादा है, लेकिन उसमें भी बहुत सारी ऐसी एबिलिटीज है जो आपके पास हैं भी नहीं। वो Right. जिस तरीके से लैंग्वेज सीख सकता है, आप नहीं सीख सकते। वो जिस तरह से अपना माइंड ब्रेन डेवलप कर रहा है, इस एज में आप नहीं कर सकते। फिजिकली इट्स नॉट पॉसिबल। राइट, तो वो जितने न्यूरल respect- कनेक्शन उसके पास में आपके पास है भी नहीं, राइट, जितनी पॉसिबिलिटी उसके पास है आपके पास है भी नहीं, तो आपको समझना चाहिए उस चीज़ को। और दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पे एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये कि जो पहले 3 साल में जो बच्चे का जो ब्रेन डेवलप होता है, वो बच्चे की अनकॉन्शियस मेमोरी को डेवलप करता है। वो अनकॉन्शियस मेमोरी जब हम एज एन अडल्ट जब बड़ी बड़ी थेरेपीज़ में जाते हैं, तो जो हम 5,000 रुपये एक सेशन की थेरेपी देके जो हम अपने थेरेपिस्ट से बात कर रहे होते हैं, वो कि हमने किया तो क्यों किया, और हम कैसे जो है कि रिएक्ट करें और कैसे हम चीज़ों को कंट्रोल करें, तो वो कोशिश करते हैं नेविगेट करने की हमारे पास्ट को, हमारे बचपन को, हमारी उस अनकॉन्शियस मेमोरी को, राइट। तो वहाँ पे हमारा बेस डेवलप हो रहा है, हमारी फाउंडेशन डेवलप हो रही है। जब हमारी फाउंडेशन को हम नेविगेट ट्रैक करके उन सालों में, शुरू के 3 सालों में पहुंचते हैं, तो क्यों ना हम अपने बच्चे के उन शुरुआती 3 सालों को सिक्योर करें और कोशिश करें कि वो फाउंडेशन हम जितना मजबूत कर सकते हैं उतना मजबूत हो। और कुछ नहीं तो थेरेपी के पैसे बच जाएंगे। वही आगे जाके आप इसमें इन्वेस्ट करें। तो मैं यही कह रहा था कि लास्ट क्वेश्चन, जैसे हम पॉडकास्ट के एंड पे जा रहे हैं, कि यूट्यूब पेरेंटिंग, इंस्टाग्राम पेरेंटिंग से कैसे अलग है नेस्टोलॉजी, और लोगों को क्यों इसकी तरफ आना चाहिए? मैं इसमें ये कहूँगा कि वी आर नॉट अबाउट इन्फॉर्मेशन, वी आर अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन। थोड़ा सा डिफरेंस है, बट काफ़ी डिफरेंस है। बहुत आसपास के वर्ड हैं, आसपास के वर्ड है, बट डिफरेंस बहुत बड़ा है, इन द सेंस दैट वी हैव क्रिएटेड you can say an operating system, so to speak, for families and for parents, first time parents, I will say. It's not about just giving you some knowledge, it's about having a support system with you every day. Even building the right habits for yourself. It's about for you to make sure that you don't miss your vaccinations of your child. Even bringing all the family members on the same understanding, because that is the biggest problem. दादी का कुछ अपना फंडा है, दादा का कुछ और, दादाजी का कुछ और है, मदर का कुछ और है, फादर का कुछ और है, नैनी का कुछ और, जो घर में कोई डोमेस्टिक हेल्प है उसका अपना है कि दीदी हमने तो इतने बच्चे पाले हैं, ऐसे ही करते हैं। इन सबको एक थिंकिंग पे कैसे लेकर आए, राइट। और अब जब ये सब कुछ हो भी गया, तो हाउ टू कन्वर्ट दैट इनटू एवरीडे इंटरेक्शंस, राइट। सो द प्लेटफॉर्म दैट वी हैव क्रिएटेड इज अबाउट ऑल ऑफ दैट. So maybe you can learn something on YouTube, you can learn something on Instagram or something. Having that structured approach towards this, right? Having that support anytime and every time beside yourself. What we have created is first of its kind, not in India, in the world. Okay. That's all I can say. Right, and Nestology is backed by authentic Montessori and latest science and research, जो अपने आप में बहुत ही, as Asha said, it's first of its kind. जो शायद YouTube पे जो lectures हैं वो शायद थोड़े से पुराने हो गए होंगे, या फिर हम ये कह सकते हैं कि हम वो नहीं कह रहे जो हमें लगता है, हम वो कह रहे हैं जो साइंस एंड रिसर्च कहती है, और वो मेथड्स पे हम काम कर रहे हैं जो इंटरनेशनली प्रूवन हैं. Let me put it this way. When we had our daughter, I of course saw the YouTube and Instagram. I didn't find what I needed, so we created it, right? So if what we needed was already out there, there was no need to do it, right? There was no need to reinvent the wheel. So that. I think we are the users of what we have created. So
Yeah, we are We the have seen first the gap. users of what we have created. So we have seen the gap that what is there, and that's how we have developed it. So I think that should answer this question. Yes, and we'll be helping parents not only online but offline as well. And like our support is coming from the point of view of a parent, early childhood development student, and also working professional as a mother and as a father. And हम यहाँ पे ज़्यादातर प्लेटफॉर्म्स मैंने देखा है कि या तो ऐसा लगता है कि रेजिंग अ बेबी इज़ ओनली अ मदर्स जॉब, या फिर ऐसा लगता है कि इट्स ओनली मदर्स एंड फादर्स जॉब. बट हम उससे आगे बढ़ के ये कह रहे हैं, जो कि एक्चुअली काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज़ ने रिसेंटली कहा भी है बड़े प्लेटफॉर्म्स पे, कि इट्स नॉट जस्ट मदर, इट्स नॉट जस्ट फादर, इट्स एक्चुअली अ फैमिली विच मेक्स इट हिंदी में बहुत पॉसिबल. पुरानी कहावत है कि एक बच्चा पालने के लिए पूरा गांव पूरा लगता है. गाँव लगता English में है, बोलते हैं Right. it needs a village to raise a child, and which is actually true. करेक्ट. और आज वो गांव लोगों के पास से छूटता जा रहा है. तो वी आर coming the up tribe. there as their village, right? For anything and everything what they can or what their child can require during the first 3 years. So we are also coming up where we are creating a new workforce of early childhood educators that we are training, and they will actually visit the houses and work with the children. So basically the idea is कि बच्चा जब बाहर किसी प्ले स्कूल में नहीं जा रहा है या किसी उस तरह के इन्वायरमेंट में नहीं जा रहा है, उस एज में भी उसको ज़रूरत है, वो बहुत फास्ट ग्रो कर रहा है, उसको एक राइट सॉर्ट ऑफ एक्टिविटीज़, राइट सॉर्ट ऑफ स्टिमुलेशन की ज़रूरत है, जो कई बार पेरेंट्स के पास समय की कमी की वजह से या नॉलेज की वजह से या फिर जो डोमेस्टिक हेल्प अगर कोई है, कोई नैनी है, उनकी उस तरह की ट्रेनिंग नहीं है. तो हाउ कैन वी ब्रिंग द play school to the house rather than the child going to the play school, let's say, right? And also the right kind of play school, because environment is the best environment Yes. for the child during the first 3 years. yes, because इंडिया में प्ले स्कूल्स आर अनरेगुलेटेड, तो वहाँ सेफ्टी की प्रॉब्लम है, कई बार कई तरह की बातें आती हैं, तो बहुत सारे लोग नहीं कंफर्टेबल फील करते फॉर द राइट रीजंस, राइट? हाँ, और जब तक आपका बच्चा खुद से बोल नहीं पा रहा है, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, बता नहीं पा रहा है, उसको अभी उसका मूवमेंट खुद का स्टेबल नहीं है, तब तक इट्स अ प्रूवन फैक्ट दैट घर से बेहतर इन्वायरमेंट बच्चे के लिए और कुछ नहीं है, जहाँ वो सबसे पहले सेफ फील करता है और वो सेंस ऑफ ऑर्डर उसका बना हुआ रहता है कि हाँ, ये मेरा कमरा है, ये मेरा किचन है, ये मेरा बाथरूम है, ये मेरे टॉयज़ है, ये मेरी बुक्स हैं. तो वो जो बच्चा, इट्स अ प्रूवन फैक्ट साइंटिफिकली कि बच्चा जितना सेफ एंड सिक्योर फील करता है तभी वो लर्न कर पाता है. अगर बच्चा फाइट एंड फ्लाइट मोड में ही या विजिलेंट मोड में ही रहता है, उसकी लर्निंग नहीं हो पाती है. तो ये दिक्कतें हैं जो शायद हम कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से, एक बहुत ऑनेस्ट ऑथेंटिक कोशिश कि इन गैप्स को पूरा किया जाए. Thank you guys for a lot of information. Congratulations on your launch. Thank you so much. Thank you. It was pleasure to speaking both of you. Same here. Lovely talking to you. Please like, comment, share, subscribe.